हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात ही करें जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम लोग इस यूनिट के लास्ट लेक्चर की हम बात करने वाले हैं। मतलब कि हमने अभी तक 4 लेक्चर हमने पढ़ा रिमोट सेंसिंग के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने जान ली। ठीक है, और ये इतना एनफ है और मैं कहूँगा इतना ही है चीज़ों में। यदि आपको मैं इससे ज़्यादा लेक्चर प्रोवाइड करवाता, यदि मैं आपको लाइव लेक्चर लेता, तो ये शायद आपको 5 से 6 घंटे मैं लाइव लेता, कमेंट पढ़ रहा होता, कुछ और कर रहा होता, साथ में हेलो हाय हेलो करते करते आपको काफ़ी लंबा टाइम लग जाता, तब जाके हम इतने आसानी से सिलेबस को कवर कर पाते। तो ये समझिए कि आपको यही फायदे होते हैं। जब आपको मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूं तो वहां पे ये आपको फायदे हो जाते हैं कि आपको कंसाइज टाइम में बिना टाइम वेस्ट किए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट्स नहीं होते। मेरे को पता लगा कमेंट में कोई कुछ और बोल रहा है, कहीं कुछ और बोल रहा है, मैं हम उसके कमेंट को बात ध्यान दें कि उस कमेंट के ध्यान देने के चक्कर में और सारे स्टूडेंट का टाइम हमारा चला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। चलिए, आज हमारा जो हम टॉपिक बात करने वाले साथी वो हमारा है लैंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट एंड कंट्रास्ट रेशियो। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, इसको चलो डिटेल में मैं बात करता हूँ। डिटेल में टॉपिक क्या है, तो आपके जो यूनिट 1 का एक टॉपिक है वो लिखा है पॉसिबल यूज ऑफ आरएस टेक्निक, मतलब रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है साथियों, ये समझिए। देखिए, अब मैं इसको टॉपिक तो पहले है, लेकिन मैं इसको बाद में क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो हमने देखा था कि रिमोट सेंसिंग में हम ड्राई सॉइल का कैसे पता करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी को हम कैसे टेक्निक कौन सी टेक्निक है, सॉइल कैसे असेस करते हैं, फॉरेस्ट कैसे, वेजिटेशन कैसे असेस करते हैं, और वाटर कैसे असेस करते हैं, वो चीज आपने समझ लिया। तो अब जब आप यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, बस आपको लिखना है, थोड़ा सा समझना है, बाकी आपको उतना माइंड डेवलप नहीं कर, मतलब उतना माइंड आपको लगाना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको आसानी होगी। इसलिए साथियों देखियो, मैं आपके सिलेबस को जैसे सिलेबस वैसे मैंने कवर नहीं किया, बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके जैसे बोलते हैं ना, एक कंटिन्यूअस वे में मैंने यहाँ पे इसको कोशिश की, ताकि आपको एक दूसरे से जो लिंक है उसको जोड़ते हुए चले, तब आप जाके इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था कि मैंने आपको सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई किया। यहाँ पे एक यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 2 का टॉपिक क्या है, कंट्रास्ट रेशियो एंड पॉसिबल कॉजेज ऑफ लो कंट्रास्ट। तो ये चीज समझने की कोशिश मैं यहाँ भी किया हूँ, क्योंकि साथियों जब हम यूनिट 2 की पढ़ेंगे तो हम ये नहीं चाहते कि वहां पे यूनिट 1 वाला टॉपिक मिले, फिर आपको मैं बताऊं कि ये है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी आपकी सारी चीजें कवर कर दे रहा हूँ। ओके, तो आज हम यहाँ पे ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो जाएगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। इस यूनिट का सबसे लंबा वीडियो गया तो वही गया आपका यूनिट 4, सॉरी पार्ट 4। तो उसको थोड़ा सा उसमें आपको चीजें समझ में भी आई होंगी, कैसे हमारा रिफ्लेक्टेंस कर्व ड्रा होता है, उससे कैसी चीजों को हम एनालाइज करते हैं, वो चीज आपको वहां पे समझ में आई भी होगी। ठीक है, तो उतना टाइम हमारा वर्थ है, उतना वर्थ इट भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में आते भी थे। तो चलिए हम इसको भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये कंट्रास्ट रेशियो पॉसिबल कॉजेज ऑफ लो कंट्रास्ट, ये आपका सिर्फ कहें कि 5 मिनट का टॉपिक है, या फिर कहें कि मैं 10 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, और ज्यादा आपको जल्दी सिलेबस दिया गया नहीं कि मैं इसको लंबा खींचूं और लॉन्ग खींचूं। जितना दिया गया मैं उतना ही कवर कर दूंगा, ताकि आपको टाइम से कंटेंट मिल पाए, यदि आप एग्जाम से पहले अपना बेटर प्रिपरेशन कर पाए। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे टॉपिक को चलते हैं। तो जैसे हमने बात किया, पहले पढ़ने वाले देखिए क्या है हमारा टॉपिक, पॉसिबल यूज ऑफ आरएस टेक्निक। ठीक है, इन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब कि हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करके हम कैसे लैंड और वाटर रिसोर्सेज को हम मॉनिटर करते हैं, कैसे असेस करते हैं। अब ये कोई काम, बड़ी काम थोड़ी है, बस सेम चीज जैसे हमने पहले पढ़ा था। जैसे हमने वाटर का पता लगाते हैं, वाटर कैसा है, वाटर को असेस कर रहे थे, वेजिटेशन को असेस कर रहे थे, सॉइल को असेस कर रहे थे, सेम चीज हमको यही भी करना है। बस वहां पे हमने डिफ्लेक्टेंस कर्व के हिसाब से पढ़ा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला गया, देखिएगा, जो रिमोट सेंसिंग है ना, ऐसा टूल्स एक मतलब कि इनवैल्यूएबल, मतलब कि बहुत ही अमूल्य टूल होता है, जो हम असेस करते हैं या फिर मॉनिटर करते हैं हमारे लैंड को या फिर वाटर रिसोर्सेज को। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एरियल डाटा है, या जो हमारा सैटेलाइट इमेजरी, जो हमारे सैटेलाइट द्वारा इमेज यूज किए गए, खींचे गए, डाटा रिक्वायर किया गया है, उससे जो हमारा रिमोट सेंसिंग है वो थोड़ा सा क्या करता है, कंप्रेहेंसिव डाटा और अप टू डेट इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, जिसके कारण हम रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर पाते हैं इफेक्टिवली करने का क्या मतलब होता है, मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में बेहतर इफिशियंसी के साथ और इफिशियंट टाइम में हम क्या करते हैं, चीजों को मैनेज कर पाते हैं। अगर हम इफेक्टिव की बात ना होती तो कहीं हमारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा होता, टाइम हमारा ज्यादा लग रहा होता,
या फिर हमको एक्यूरेटली हमको जो एफिशिएंसी है वो कहीं कम होती। जब इफेक्टिव बात कर रहे हैं मतलब ये तीनों चीज आप लेके चलो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लैंड रिसोर्स असेसमेंट कैसे होता है वो देखिएगा। आप रिफ्लेक्टेंस करो आपने पढ़ लिया, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ लिया, वहां पे आपके बताया, मैंने बताया कि क्या होता है कि सभी प्रॉपर्टी का, सभी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस कर्व अलग अलग होता है। रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है साथियों, मैंने बताया था कि नीचे डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ होती हैं, ठीक है, और एक तरफ उसका रिफ्लेक्टेंस होता है परसेंट में, और ये एनालाइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कैसे बिहेवियर है, मतलब कि कितना वहां पे आपको रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलता है, उसको हम करते थे। तो सेम वहीं पे उन्हीं का यूज करके रिफ्लेक्टेंस कर्व को देख करके हम यहाँ पे ये भी पता कर पाएंगे कि यहाँ पे लैंड है क्या है। देखिए यहाँ पे आ गया लैंड यूज एंड लैंड कवर, इसको बोलते हैं LULC मैपिंग। ठीक, क्या बोला, कितना लैंड यूज हुआ है, कितना लैंड कवर हुआ, ये चीज हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं LULC मैपिंग बोलते हैं, ये वर्ड भी याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे देखिएगा RS जो रिमोट सेंसिंग इनेबल होता है वो करता क्या है, क्लासिफाई भी करता है, मॉनिटर करता है लैंड सरफेस को कि किस प्रकार का लैंड सरफेस है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वहां बताया था कैसे से किया था, कोर्स एग्रीगेट होते थे, कोर्स सैंड होते थे, फाइन सैंड होते थे, उसको भी हम पता कर लेते थे। तो अब यहाँ पे सरफेस की बात है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, अंडुलेटेड एरिया, वो भी हमको इसी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी हम पता कर पाते हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट, अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर और अदर टाइप के जो डिफरेंट टाइप के लैंड यूजेज हैं उनको भी हम पता कर लेते हैं किस हिसाब से, रिमोट सेंसिंग टेक्निक से। तो यहाँ पे बोला गया कि यही जो इंफॉर्मेशन है ये हमको अर्बन प्लानिंग में, डिफॉरेस्टेशन टैकिंग में और हैबिटेट कंजर्वेशन में हमको बहुत ही हेल्प करती है। अब डिफॉरेस्टेशन टैकिंग कैसे होगी, मान लीजिए सोचिए हमारे पास एक मिनट मैं थोड़ा सा और बनाता हूँ, ऐसे इतना यहाँ पे ये सब पेड़ हैं, सब पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पे इतना पेड़ पौधा है, ठीक है, पेड़ पौधा है, ये सब इतना एरिया में हमारे पास फॉरेस्ट है, मान लीजिए इतने एरिया में हमारे पास पौधा है। अब क्या हुआ, हमने जब रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसको देखा तो इतने एरिया का हमको पता चल गया ना, यहाँ पे एक अलग रिफ्लेक्टेंस कर्व होगा, हम एक अलग प्रकार का हमको रिकॉर्डिंग मिलेगा, अलग प्रकार का डाटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लीव्स होंगी, बहुत सारे डाटा हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारे जो इंफ्रारेड है वो हमारी क्या हो जाएंगे, वो हमारी क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मोस्टली। बट अब क्या हुआ, काफी हमको देखने को मिला कि यहाँ पे बगल बगल इतना पेड़ हमारा कट गया है, ठीक है, क्या हो गया, इतना पेड़ हमारा कट गया है, किसी ने काट लिया या फिर इतना डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो गया मतलब कि यहाँ पे या तो जमीन रह जाएगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, जमीन हो जाएगी, या तो सिर्फ घर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ घर रह जाएगा। अब जब घर रह जाएगा तो अब इस एरिया पे जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट बैंड पड़ेंगे तो उनका रिफ्लेक्टेंस का क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा या डिफरेंस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम में यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा था, पिछले जब हमने सर्वे किया था, तो इस बार हमको कुछ और देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ चेंजेज हुए हैं। फिर हम पता करेंगे, हम और डीप में जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट, ये जो हमारी वेवलेंथ आ रही है या फिर जो नेचर ऑब्जेक्ट है ये क्या हो सकता है। फिर हम देखेंगे उसके जो वेवलेंथ वहां पे रिकॉर्ड हुई हैं उनको हम देखेंगे, पता चलेगा अच्छा यहाँ पे जो पौधे थे उनको काट लिया गया है, ठीक है, तो हमको वहां पे मैनेज कर पाएंगे। अच्छा पेड़ पौधे कट गए तो अब वहां पे हमको क्या देखना होगा, कौन सा प्लान करना होगा, कैसे इसको रोका जाए, सारी चीज वहां पे वो हमको मॉनिटर करते हैं, वो चीज हम वहां पे थोड़ा सा नेसेसरी स्टेप हम यहाँ पे ले पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा। एग्रीकल्चर की भी मॉनिटरिंग भी ऐसे करते हैं, जैसे बोला गया हमारा जो सैटेलाइट डाटा होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, क्रॉप हेल्थ को समझ पाते हैं। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था ना स्ट्रेस वेजिटेशन कैसे एनालिसिस होता था, सेम चीज हम वहां पे क्रॉप हेल्थ पता कर पाएंगे कि हमारे जो वहां पे क्रॉप हैं उनमें वाटर की अमाउंट कितना है, अमाउंट सही से है कि नहीं है, वहां पे कौन बीमारी आ रही, वो भी सारी चीज पता चल जाती है, ठीक है। सॉइल की कंडीशन क्या है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, किस टाइप के मिनरल्स हैं, किस चीज की कमी है, वो भी हम पता कर लेते हैं। उसमें मॉइस्चर लेवल क्या है सॉइल की, ठीक है, वो भी हम पता कर लेते हैं किसमें, जो हमारे पास सैटेलाइट डाटा आते हैं, जो हम रिमोट सेंसिंग द्वारा सैटेलाइट डाटा रिकॉर्ड करते हैं उनसे। अब इन चीजों में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेशन होते हैं, इंडेक्स मतलब क्या होता है साथियों, इंडेक्स मतलब जो हमारे पास एक लेयर बाय लेयर डाटा बन जाती है, उनको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो फार्मर किसानों को हम बताते हैं कि अभी सिंचाई करिए नहीं करिए, उनको भी हम आजकल यही यूज होता है, ठीक है। तो किसान हमारे जो इरिगेशन को ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इस बार पैदावार कितनी होने वाली है। फार्मर की बात करें, फिर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट एनालाइज कर लेते हैं कि इस बार हमारे यहाँ कितनी फसल होने वाली है, और उसी प्रकार से हम क्रॉप्स को भी अच्छी तरीके से हम मैनेज कर पाते हैं। कंजप्शन बढ़ाना है, इस बार इंपोर्ट करना है कि नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, किस चीज का इंपोर्ट करना है, कितने अमाउंट में इंपोर्ट करना है,
सारी चीजें हम वहाँ पे मॉनिटर कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। किसके द्वारा? रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अब सोचिए अगर रिमोट सेंसिंग नहीं होता, वहाँ पे ऊपर सैटेलाइट नहीं होता, क्या आप हर गाँव में हर एरिया में जाकर पता करते कि इस बार इतने खेत में गेहूं बोया गया है, इस बार इतने खेत में आलू बोई गई है, इस बार इतने खेत में धान बोया गया है, इसमें चावल कितना बनेगा, उसकी हेल्थ कितनी होनी, सारी चीज वहाँ पे रिमोट सेंसिंग टेक्निक द्वारा सारी चीज असेस कर ली जाती है। अगली बात आती है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको भी हम यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं। देखिए जब रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं, असेस करते हैं नेचुरल डिजास्टर सच बड़ा फ्लड क्या है, देखिए यहाँ पे फ्लड क्या है, जंगल में आग लगी कि नहीं लगी, वाइल्ड फायर या लैंडस्लाइड, इसको भी हम असेस कर लेते हैं। क्योंकि हर चीज का हमारा स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है ना, सब डिफरेंट होता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हम पता कर लेते हैं कि वहाँ पे हम सैटेलाइट के द्वारा या फिर हम क्या करते हैं एयरबोर्न प्लेटफॉर्म होते हैं उनके द्वारा हम असेस कर लेते हैं, तुरंत जाते हैं जिस एरिया में हमारे पास डिजास्टर हुआ है वहाँ पर उस तरह फ्लाइट उड़ाते हैं, वहाँ पे रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम डाटा को एक्वायर कर लेते हैं। अब इसके द्वारा जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से मॉनिटर करने लगते हैं, जिसके कारण हमारे पास रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाता है और टाइमली हम सभी चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो ये हमारी हेल्पफुल होती है, हमारी टेक्निक्स होती है, हमारी आरएस टेक्निक का यूज करके हम ऐसे चीज़ों को हम एनालाइज कर पाते हैं, ऐसे हमको बेनिफिट्स हो जाता है। अब आरएस टेक्निक का हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का हम वाटर रिसोर्स में कैसे वर्क करते हैं उसको भी देखिएगा। हम इसके द्वारा वाटर की क्वालिटी मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें कितना टर्बिडिटी है, कितना क्लोरोफिल की मात्रा है, कितना हमारा उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, उसका टेम्परेचर कितना है, सारी चीज हम वहां पे असेस कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग का यूज करके। ठीक है, यहाँ तक ये भी उसमें पॉल्यूशन डिटेक्ट कर लेता है, उसमें ये पता कर लेता है कि वहां पे कोई हार्मफुल वहां पे मिनरल्स या फिर कुछ हार्मफुल मैटर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और वाटर की हम उसकी सेफ्टी भी इंश्योर कर लेते हैं कि वहां पे वाटर, वो जो वाटर हमारे पास है इस एरिया का वाटर पीने लायक है कि नहीं है, इसमें कितना पॉल्यूशन है, सारी चीज यहाँ पे मॉनिटर कर पाते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ रिमोट सेंसिंग के द्वारा। सेम चीज समझ रहे हो ना कि वाटर ही हमने पढ़ा था। आप थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ, पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे टर्बिडिटी वाटर है तो उसका देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था ना, क्लियर वाटर है तो ऐसा हो रहा है। अगर मान लिया क्लियर वाटर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, टर्बिडिटी वाटर, टर्बिड वाटर मतलब गंदा वाटर है, पानी है, तो उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको समझना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस वाटर मैपिंग कैसी होती है। अब हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हमको ये देखना है कि कितने एरिया में हमारे पास वाटर है, वाटर एरिया कितना है। ठीक है, ये चीज हमको यदि वहां पे असेस करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ पे डिलीनिएट मतलब ये होता है साथियों आरेखण करना। क्या डिलीनिएट है ना, मतलब यहाँ पे होता है आरेखण करना, आरेखण। ठीक है, या फिर कह रहे हैं रेखांकित, रेखांकित करना। अब यहाँ पर तालाब है, कितने एरिया में वाटर है, सरफेस वाटर कितना, मतलब कि तालाब में हो सकता है। सरफेस वाटर कैसे हो सकता है? तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, सी हो सकता है, झील हो सकती है, या फिर हमारे क्या हो सकता है, डैम हो सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज हो सकते हैं। तो इनको कैसे करेंगे? तो इनका हम क्या करेंगे, इनका आरेखण करेंगे, क्योंकि जहाँ पे वाटर होगा वहां पे हमको डायरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है, तो उनका क्या करेंगे, उनको ट्रेक करके हम करेंगे, वहां पे उनको रेखांकित कर लेंगे, मतलब कि उनकी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब वहां पे हम समझ पाएंगे कि इसका साइज कितना है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस एरिया से। तो ये भी जरूरी है ना। आप मान लीजिए आप किसी नदी की किसी भी नदी के बगल रह रहे हो, ठीक है, आपका सप्लाई कैसे होगा? नदी से तो होता है ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं से भी। ठीक है, तो अब उस नदी में पानी आ नहीं रहा तो आपको वाटर कैसे पहुंचेगा? उसको भी तो वहाँ पे रिमोट सेंसिंग द्वारा उसको भी वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ सरफेस वाटर कितना है, अगले इस 1 महीने तक यहाँ पे वाटर अवेलेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा। देखते हो कभी कभी आपको वाटर सप्लाई में कमी होने देखने को मिलती है। कैसे? तो उन्हें पता होता है कि थोड़ा सा वाटर कम होने वाला है। ठीक है, इस एरिया में अगर हम अभी वाटर की थोड़ा सा रुक के सप्लाई करेंगे तो लोग वाटर मतलब पानी कम खपत करेंगे। जब पानी कम खपत होगा तो हमारे पास वाटर का रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होगा, 10 दिन और चल जाएगा। ठीक, ऐसे आपको यहाँ पे सप्लाई की जाती है वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास इस प्रकार से हम वाटर की सप्लाई कर पाते हैं। और वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल डायनेमिक्स मतलब किस प्रकार से हमारे पास पेड़ पौधे जो हाइड्रोलॉजिकल जो हमारे साइकिल है उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। वाटर लेवल का भी एस्टिमेट कर पाते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग टाइप के रडार हैं, अपर्चर है, जैसे हम बोलता है एक SAR है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी माइक्रोवेव सेंसिंग में। ठीक है, तो क्या करता है, डाटा फ्रॉम सैटेलाइट लाइक द यहाँ पे है सेंटिनल-1 कंबाइंड विद डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे SAR क्या रहा है, वहां पे वो भी डाटा ले रहा है, और यहाँ पे हम इसको एलिवेशन मॉडल DEM डिजिटल एलिवेशन मॉडल द्वारा हम उसको भी सर्च कर रहे हैं कितनी गहराई तक का पानी है, कितनी गहराई पानी है। तो ये क्या करता है, इनेबल एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ वाटर लेवल्स इन रिजर्वायर्स एंड लेक्स। यहाँ पे रिजर्वायर लेक में कितनी गहराई तक पानी है, उसकी गहराई कितनी है, ये भी हम निकाल पा रहे हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अब यहाँ बोला गया एडिंग इन फ्लड फोरकास्टिंग एंड वाटर रिसोर्स प्लानिंग। अब इससे हमको फ्लड फोरकास्टिंग की पता चल जाती है, या फिर हमारे पास वाटर रिसोर्स की प्लानिंग क्या है, कितना हमारे पास वाटर
अवेलेबल है उसकी भी यहाँ पे हमको पता चल जाता है। तो सारी चीज़ यहाँ पे हमको रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता चल जा रही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हम बेसिक सर्वे करें तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा था, और आज हम यहाँ यूज करें किसका, रिमोट सेंसिंग का यूज करके कितनी आसानी से डाटा को ले पा रहे हैं, कितनी आसानी से हम क्या करें चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं बिना उस पर्टिकुलर एरिया पे या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच किए। ये होता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो मजा आ रहा हो थोड़ा सा आपको, समझिए, बिल्कुल समझिए, सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि दोनों को मिला कैसे किया जाता है, तो हम यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ लैंड यूज ऑन वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के साथ मिला दे तो हम ये समझ सकते हैं कि वाटर लैंड यूज, जैसे हम लैंड यूज करें तो वाटर रिसोर्स को उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब समझिए, सोचिए क्या हो सकता है। अब लैंड यूज कब होगा, जब आदमी वहां जाके बसेगा, वहां पे घर बनाएगा। वहां पे घर बनाया तो क्या हुआ, पहले वहां मान लीजिए पहले लैंड था, सिर्फ पेड़ पौधे थे, कुछ नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास उसके बगल नदी थी, तो वहां पे अपना पानी एरिया चलता था। बट अब क्या हुआ, अब वहां पे आदमी रहने लगा। आदमी रहने लगा तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब कि कहें कि आप डिफरेंट टाइप के वेस्ट वहां फेंकने स्टार्ट कर दोगे। अब वे वेस्ट क्या होगा, वाटर में जाके मिलेगा, बगल नदी थी तो वो नदी क्या होगी, नदी की वाटर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, सारी चीज क्या होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सोचो पहले आपके अगल बगल बहुत सारे तालाब रहे होंगे, नदी रहेंगी, तालाब रहे होंगे। ठीक है, अब वहां से कूड़ा फेंक फेंक के वो नदी खत्म हो चुकी है। अब क्या हुआ, वहां पे वो वाटर रिसोर्स आपका जो था पहले, वहां पे हो सकता है जानवर जाकर के पानी पीते थे, या गाय भैंस या फिर कुछ अलग प्रकार के वहां पे जीव जंतु होते हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गए ना। तो वाटर क्वालिटी अफेक्ट हुई, वाटर रिसोर्स अफेक्ट हुआ, उसके कारण आपका लैंड यूज अफेक्ट, लैंड यूज के कारण। अब ये चीज यहाँ पे हम कहते हैं दोनों को मिलाकर के हम रिमोट सेंसिंग द्वारा इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब हम लॉन्ग टर्म डाटा हमारे पास है और लैंड डाटा का है, वाटर पैरामीटर्स हैं, हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पे इतना लैंड हमारा अब यूज होने लगा है, उसके कारण हमारा वाटर पे इतना इफेक्ट पड़ा है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर इतना राइज हुआ है। ठीक है, इतना क्लाइमेट चेंज हुआ हो गया है। क्यों, कैसे पता कर पाते हैं कि हमारा सी लेवल बढ़ा है कि घटा है, कैसे पता कर पाते हैं कि इतना ग्लेशियर हमारा पिघल गया है, कैसे पता कर पाते हैं, जो लंबे समय से हमारे पास डाटा अवेलेबल है उनका रिसर्च करते हैं। ठीक है, लंबे समय वाले को, तो उसको हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं और ये पता कर पाते हैं कि हमारा कितना एनवायरमेंटल शिफ्ट हुआ है और इससे नेचुरल रिसोर्स पे कितना इम्पैक्ट हो पाएगा। सारी चीजें हम यहाँ पे रिमोट सेंसिंग की तरह कर पा रहे हैं, इतना हेल्पफुल हो रहा है हमारा रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो डेली लाइफ में बात करें, यहाँ पे हम सर्वे सिविल के रिस्पेक्ट में बात करें, आप डिफरेंट टाइप्स में भी बात कर सकते हैं, हर जगह रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है। मतलब इवन कहते हैं कि आप मैप बना रहे हैं, मैप में भी रिमोट सेंसिंग यूज हो जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग मतलब ये नहीं हम सैटेलाइट से बात करें, आपको बताया था ना, आप कार चल रही तो वहां पे रिमोट सेंसिंग यूज हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के लिडार यूज हो रहे हैं, सेंस करना होता है कि आगे कौन सी कार जा रही है। जब ऑटोमेटिक व्हीकल्स आएंगी तो वहां पे ड्राइवरलेस व्हीकल आएंगे तो वहां पे रिमोट सेंसिंग का यूज होता ना होगा ना, वो वेवलेंथ छोड़ेंगी, वेवलेंथ टकरा के आएगी, कितने अमाउंट में आ रही, कितना तेजी से, कितने देर में आ रही, सारी चीज सेंस करके आपको बताएगी, तभी वो व्हीकल हमारी रोड पर ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर के चल पाएगी। तो वहां पे भी यूज होने वाला है, बहुत होता ही है, कहीं होने वाला नहीं, हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है, वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहां पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पर यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहां भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल है। तो जाइएगा वहां पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके
आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो अब यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा, जो यूनिट 2 को मैंने टॉपिक लिया इसलिए लिया साथियों क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंट्रास्ट, रिफ्लेक्टेंस, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ा था, उसका टॉपिक अगर हम इसको यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी यूनिट 2 में आपका एरियल फोटोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें इस टॉपिक को पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ गया भाई, किस बिरादरी का है, पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रास्ट क्या होता है? आप इमेज फोटो खींचते हो ना, कंट्रास्ट को कम करते हो, कंट्रास्ट को ज्यादा करते हो। एक तो मीम भी मैंने पढ़ा था कि बस ब्लैक एंड व्हाइट कपल थे, अब मीम से आ रहा था कि भाई कंट्रास्ट बढ़ाओ तो ब्लैक वाला, कंट्रास्ट बढ़ाओ तो व्हाइट वाला गायब, कंट्रास्ट घटा दो तो ब्लैक वाला गायब। पता कैसे चलेगा कि दोनों ऐसे इमेज आती थी, ऐसे आपको मिलते होंगे, तो चीज आप समझो। ठीक है, चलो आगे थोड़ा चलते हैं, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट ये बताता है, डिफरेंस होता है लुमिनेंस मतलब क्या होता है? लाइटिंग। ठीक है, एक मिनट, ये लुमिनेंस वर्ड है ना, कितना लाइट पड़ रहा है, मतलब लाइट एरिया क्या है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा लाइट एरिया, मतलब लाइट में जाऊँ कि जहाँ हमारा लाइट मतलब क्या होता है, एक डार्क होता है एक लाइट होता है, तो लाइट वाला बात होता है, लाइट एरिया हो गया। और ग्रे मतलब यहाँ पे डार्क एरिया की वैल्यूज में डिफरेंस हमको हमारा बताता है। अब ये एक इमेज का बहुत ही कहें कि इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अभी आप टीवी खरीदने जाते हो, टीवी में देते हैं कि यहाँ पे जिसका कंट्रास्ट रेशियो है वो 3000 रेशियो 1 है, 1000 रेशियो 1 है। इसका मतलब क्या है? कंट्रास्ट रेशियो दिया जाता है, वही अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्या चीज होता है कंट्रास्ट रेशियो। चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझता हूँ। अब यहाँ पे आपको दो फोटो दिख रहे होंगे, अभी उसको मैं डिटेल बात करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लो कंट्रास्ट इमेज, यहाँ देखो लो कंट्रास्ट इमेज और हाई कंट्रास्ट इमेज। इस चीज से आप क्या समझ पा रहे हो, क्या असेस कर पा रहे हो? देखो लो कंट्रास्ट हमारी डिटेलिंग कम समझ में आ रही है, ठीक है, और हाई कंट्रास्ट को डिटेलिंग ज्यादा देखने को मिल पा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए हाई लो मतलब यहाँ पे जो लो कंट्रास्ट वीडियो है, यहाँ पे आपको ग्रेस मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लुमिनेशन जो हमारी क्या है, चमक धमक कम है, एक लेवल की है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जो हाई कंट्रास्ट रेशियो हो जाते हैं, देखो कहीं ज्यादा डार्क है, जहां लाइट है वहां लाइट दिख रहा है, जहां डार्क दिख रहा है वहां डार्क दिख रहा है, तो ये हाई कंट्रास्ट इमेज है। तो इनका क्या चीज होता है देखिए, अब यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है कंट्रास्ट रेशियो। ठीक है, क्या आता है? कंट्रास्ट रेशियो, ये वो समझते हैं। साथियों ये टॉपिक मैं बता दूं, आप चाहे गूगल पर पढ़ोगे चाहे जहाँ पे, सेम डिक्शनरी मैं भी कॉपी पेस्ट किया हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक में इतना ही है, कॉपी पेस्ट करने लायक इसमें मैं क्या लिखूंगा अपने से, ये क्या बना पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह ही आप समझो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ, अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, बस इतना हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आप क्या करोगे, इमेज में एक क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है कंट्रास्ट रेशियो। इसको डिफाइन करने के लिए वो कि इमेज कितना डार्क और कितना ब्राइट चीजें शो कर सकता है, उसके लिए हमारे पास एक होता है कंट्रास्ट रेशियो। वो लग गया, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी ओवर एन इमेज। अब कोई इमेज है, ठीक है, कोई इमेज, एक ही इमेज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट इमेज की बात नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट इमेज की नहीं बात कर रहे हैं। अब कोई इमेज है, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है लाइट की और मिनिमम इंटेंसिटी कितना है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का हम रेशियो लेंगे, जो हमारा आउटपुट आएगा उसको बोलेंगे हम कंट्रास्ट रेशियो। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसमें देखिए, मान लीजिए कोई डार्क एरिया, मिनिमम मैक्सिमम डार्क एरिया ये हो गया, और मिनिमम इंटेंसिटी किसकी है, यहाँ पे देखिए इसकी मिनिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इस वाले जो हमारा व्हाइट एरिया इसकी हो सकती है। ठीक है, अब दोनों का रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या ज्यादा आएगा? क्या बिल्कुल कम आएगा, थोड़ा बहुत 19-20 का आएगा। ठीक है, बट अगर हम सेम चीज इस इमेज में के लिए, तो ये देखिए इन दोनों का अगर इस इमेज का लें और इस एरिया के लिए, तो काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कितना? काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इसके कारण हमारा जो कंट्रास्ट रेशियो आएगा काफी वेरी करेगा। तो ये इसलिए यहाँ बोला गया ये हाई कंट्रास्ट इमेज है, ये लो कंट्रास्ट इमेज है। ठीक है, थोड़ा सा लोग पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या चीजें हमको पता चल जाती हैं इससे। तो कंट्रास्ट रेशियो है जो स्ट्रॉन्ग बियरिंग ऑन द रिजॉल्विंग पावर एंड डिटेक्टिबिलिटी ऑफ एन इमेज। लार्जर दिस रेशियो मोर इट इज टू इंटरप्रेट द इमेज, मोर इजी टू इंटरप्रेट द इमेज। मतलब क्या है कि जब जितना हमारा जो कंट्रास्ट रेशियो होगा उसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, कि उतना पावर है कि उसको इतना आसानी से चीजों को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसके फीचर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। जितना हमारा कंट्रास्ट रेशियो ज्यादा होगा उतना हम आसानी से चीजों को इंटरप्रेट कर पाएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो, इस इमेज में देखो, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ
यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे गड्ढा हुआ है, यहाँ पे कुछ सिल्ट है, सिल्ट तक पता चलो, यहाँ पे मिट्टी है या फिर सिल्ट है, यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का है, यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे आपको पहचानने में आसानी होगी। जितना भी हमारा हाई कंट्रास्ट रेशियो का इमेज होगा उतनी आसानी से हम चीजों को इंटरप्रेट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, उसकी फीचर को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा था कंट्रास्ट रेशियो हमने पढ़ा। ठीक है, ये चीज हमारा क्या है, कंट्रास्ट रेशियो। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंट्रास्ट रेशियो है। ओके, थोड़ा सा आप समझते हैं कि लो कंट्रास्ट रेशियो होने मतलब लो कंट्रास्ट का रीजन क्या है, सैटेलाइट इमेज में लो कंट्रास्ट का रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि हमारा कंट्रास्ट लो रहेगा तो वो हमारा क्या जो इमेज होगा वो या तो डल होगा या तो अनक्लियर होगा। अब उसकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज एनहेंसमेंट करते हैं यदि जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि आपके इस टॉपिक में इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक्स नहीं है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जो हमारे कंट्रास्ट रेशियो होते हैं उनके 3 टाइप के एनहेंसमेंट टेक्निक्स होती हैं, लीनियर, नॉन लीनियर और पैराबोलिक। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में ये चीज नहीं दिया गया है, तो सिमिलरली आप इतना ही समझ लीजिए, इतना ही आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ रीजन दिए गए, 3 रीजन दिए गए हैं जिसके कारण हमारे पास जो इमेज की कंट्रास्ट वो लो हो सकती है। देखिए, पहला समझिएगा, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है या फिर जो बैकग्राउंड है that make up the terrain may have nearly uniform electromagnetic response at the wavelength band of the energy that is recorded by the remote sensing system. In other words, the scene itself has a low contrast ratio. एक चीज बताएं, देखो समझो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड है, हो सकता है दोनों का जो रिफ्लेक्टेंस है या फिर जो वेवलेंथ का बॉन्ड की एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सेंसर रिकॉर्ड कर पा रहा है वो सेम वहां पे जा रही है, सेम पहुंच पा रही है, या फिर दोनों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ है, जो हमारी रिफ्लेक्टेंस है वो सेम है, जिस कारण दोनों इमेज बराबर यहाँ पे रिकॉर्ड हो पा रहे हैं। देखो यहाँ पे मतलब ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, दोनों का जो डाटा वहां पे मिल रहा है दोनों बराबर वेवलेंथ के मिल रहे हैं, जिस कारण हमारा लो कंट्रास्ट हमको देखने को मिल सकता है इमेज का। ठीक है, ये पहला चीज हो गया था। अब दूसरा चीज है, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय द एटमॉस्फेयर कैन रिड्यूस द कंट्रास्ट ऑफ द सीन। दिस इफेक्ट मोस्ट ऑफ प्रोनाउंस्ड इन द शॉर्टर वेवलेंथ पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि जब हमारी एनर्जी आ रही है या फिर एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक जा रही है तो बहुत सारा अमाउंट हमारा एनर्जी का हमारे जो एटमॉस्फेयर है उनके द्वारा स्कैटर्ड हो जा रहा है या फिर उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। 2 चीज हो सकता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि या तो एटमॉस्फेयर द्वारा उसको स्कैटर्ड कर दिया जा रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां पे ज्यादा अमाउंट में वो एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है, वो सही से इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अक्सर जो शॉर्टर वेवलेंथ के पोर्शन वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं उनमें ज्यादा चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चीज तो ये 2 ही चीज पता चल गई। पहला तक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो टेरेन है और जो बैकग्राउंड है, जो ऑब्जेक्ट है, उनमें सेम टाइप का हमको वेवलेंथ का बिहेवियर देखने को मिलता है। मेन मतलब सेम टाइप का लगभग रिफ्लेक्टेंस देखने को मिलता है, जिस कारण हमको लो कंट्रास्ट इमेज हमको प्राप्त हो सकती है। दूसरा हमने बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनसे जो हमारे पास एनर्जी जा रही है, ठीक है, वो हो सकता है एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जा रही है या फिर क्या हो रहा है कि स्कैटरिंग हो जा रही है, जिस कारण हमको ज्यादा डिटेल में ज्यादा हाई इंटेंसिटी की हमको वेवलेंथ या फिर हाई इंटेंसिटी का डाटा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी हमारा इमेज लो कंट्रास्ट का हो सकता है। लास्ट चीज हमारा हो गया है, द रिमोट सेंसिंग सिस्टम में लैक सफिशिएंट सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द कंट्रास्ट ऑफ द टेरेन। ये चीज हो सकता है कि जो हमारे पास सेंसर्स हैं, ठीक है, वो इनसफिशिएंट हैं, ठीक है, कि वो इन जो लाइट्स हैं जो हमारे पास एनर्जी जा रही हैं टेरेन से होकर के उनको डिटेक्ट कर पाए और उनके कंट्रास्ट को एक्यूरेटली वो रिकॉर्ड कर पाए, ये उसमें एरर हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो इनकरेक्ट रीडिंग टेक्निक्स कैन रिजल्ट इन लो कंट्रास्ट इमेजरी अल्दो द सीन हैज हाई कंट्रास्ट रेशियो। अल्दो मैं ये बोल रहा जा रहा है कि भले ही हमारे पास जो इमेज है, मतलब जो सीन है, अभी इमेज की नहीं बात, जो सीन है वो हाई कंट्रास्ट रेशियो है, उसमें वो सभी चीजों को बारीकी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, हर वेवलेंथ की एनर्जी को, हर वेवलेंथ बैंड को डिफरेंट टाइप्स के वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट क्या हो रहा है कि जो हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है वो गलत हो जा रही है, तो उससे भी हमको यहाँ पे लो कंट्रास्ट इमेज देखने को मिल सकता है। तो आपके पास जो टॉपिक था साथियों मैंने उसको देखो यहाँ बता दिया। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका यूनिट 1 का टॉपिक तो मैंने सभी कुछ कवर लिया। क्या क्या था आपका, बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग हमने पढ़ा, ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर, जो यूनिट 2 में था उसको हमने यूनिट 1 में कवर किया। पॉसिबल यूज ऑफ
रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड वाटर रिसोर्स, इसको भी हमने देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा हमने, और ये भी हमने देखा कि एनर्जी इंटरेक्शन इन द एटमॉस्फेयर विद द, और इन एनर्जी का इंटरेक्शन को कैसे होता है एटमॉस्फेयर के साथ और अर्थ सरफेस के साथ, इवन ऑब्जेक्ट के साथ भी हमने देखा। ठीक है, मेजर जो एटमॉस्फेरिक विंडो है उसको हमने पढ़ा कि देखिए कौन कौन से कैसे किस टाइप की वेवलेंथ वाली जो एनर्जी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और कौन सी लाइट्स होती हैं, कौन सी रेज होती हैं, या फिर कौन सा स्पेक्ट्रम होता है जो पूरा अर्थ तक पहुंच आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। हमने ये भी पढ़ा कि ब्लू रीजन अगर हम कब यूज करते हैं, रेड रीजन यूज करते हैं, कैसी चीजें डिटेक्ट होती हैं, वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा टिपिकल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, इसको भी हमने बढ़िया से ग्राफ देख के समझा हमने। फिर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर पढ़ा, और हमने फिर यहाँ पे यूनिट 2 का एक टॉपिक हमने डिस्कस किया जो हमारा था कंट्रास्ट रेशियो एंड पॉसिबल कॉज ऑफ लो कंट्रास्ट। इतना चीज हमने पढ़ा जिसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस है, वो खत्म होता है यूनिट 1 का। ठीक है, तो आप अभी तक यदि आपने सही समझ लिया, सही समझ पाए होंगे, सही से समझ लिए, समझ लीजिए आपका यूनिट 1 कवर हो चुका है। आप इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर के आप जवाब दे सकते हो। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं है। इससे ज्यादा यदि कुछ होता तो टेक्निकल होता, वहां पर मैं आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा बताता, बट नहीं है क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, थ्योरेटिकल आपको नॉलेज रखनी होती है यहाँ पे। हाँ, ये चीज अगर आप थोड़ा सा डिजिटली जुड़े होंगे ना तो ये चीज बहुत ही आपको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा। सेम इंटरेस्ट के साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे एरियल फोटोग्राफी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो यदि आपको कोर्स में मजा आ रहा है तो इस यूनिट को या सर इस कोर्स को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर दीजिए, अपने कॉलेज में, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उनको बता दीजिए कि यहाँ पे जो हमारा यूनिक सीरीज है, यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर आपको लेक्चर मिल जाएंगे बहुत आसानी तरीके से, और आपको वीडियो मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको शेयर करिएगा, और कोर्स को लाइक करिएगा, और हाँ, सभी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा ऐप पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।